शीतल की मौत के आरोप में नाहर की गिरफ्तारी ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। जैसे ही पुलिस उसे लेकर गई, घर का माहौल डर और अनिश्चितता से भर गया और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ इतना कैसे बदल गया। नाहर लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन अस्पताल के पास उसकी मौजूदगी दिखाती सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। यह खबर मिलते ही रूही सीधे अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों व स्टाफ से सच जानने की कोशिश करने लगी, पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि आग लगने के समय नाहर को शीतल के कमरे के पास देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एक पल के लिए वह चुप जरूर हुई, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा दृढ़ता थी। अस्पताल से निकलकर वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर से साफ कहा कि नाहर ऐसा कर ही नहीं सकता और किसी ने उसे साजिश के तहत फंसाया है। मगर कानून की प्रक्रिया का हवाला देते हुए इंस्पेक्टर ने उसे हिरासत में ही रखने की बात कही। आंखों में आंसू होने के बावजूद रूही ने हार मानने से इनकार कर दिया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब नाहर ने बताया कि उसे अस्पताल बुलाने के लिए किसी का फोन आया था, जिसे उसने स्पर्श का समझा था, लेकिन स्पर्श ने ऐसे किसी कॉल से साफ इनकार कर दिया। इससे मामला और उलझ गया और यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वह फोन किसने और क्यों किया। परिवार के कुछ लोग शक से बचने के लिए पीछे हटने लगे, मगर रूही हर हाल में नाहर के साथ खड़ी रही और उसे बेगुनाह साबित करने की कसम खा ली। उधर उसके मायके में पलक की मौत की खबर से मातम छाया था। पिंकू को बार बार उसके आसपास किसी अदृश्य मौजूदगी का एहसास होता और घर में होने वाली अजीब घटनाओं ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उन्हें भी लगने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। आग, शीतल का गायब होना और उसी समय नाहर का वहां होना, इन सब में कोई बड़ा खेल छिपा था। कॉल डिटेल्स से पता चला कि नाहर को जिस नंबर से फोन आया था वह फर्जी पहचान पर लिया गया था और कुछ घंटों में बंद कर दिया गया, जिससे साफ हो गया कि सब कुछ पहले से प्लान था। रूही ने खुद जांच शुरू की और अस्पताल के कर्मचारियों से अलग अलग बात करते हुए उसे पता चला कि आग लगने से पहले एक संदिग्ध महिला शीतल के कमरे के आसपास देखी गई थी और पीछे के गेट से कोई व्यक्ति अंदर आया था। इसी दौरान उसे एक पुराने कैमरे की फुटेज मिली, जिसमें आग से पहले एक छिपता हुआ शख्स अंदर जाता दिखा। यह फुटेज केस की दिशा बदल सकती थी, जिसे देखकर इंस्पेक्टर भी चौंक गया और उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई। जेल में बैठे नाहर को जब इस नए सबूत की खबर मिली तो उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आई और उसने रूही से कहा कि सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां पुलिस संदिग्ध की तलाश में थी। रूही हर कड़ी जोड़ रही थी और परिवार डर व उम्मीद के बीच झूल रहा था। साथ ही शीतल और पलक की घटनाओं के बीच जुड़ती कड़ियां इशारा कर रही थीं कि यह किसी बड़े मास्टरमाइंड की साजिश है, जिसका सच सामने आना अभी बाकी है और आने वाले दिनों में तय होगा कि नाहर आजाद हो पाएगा या साजिश की जड़ें और गहरी निकलेंगी। रूही के हाथ लगा वह वीडियो अब पूरे केस का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को उस संदिग्ध शख्स की पहचान करने का आदेश दिया और अस्पताल के आसपास के सभी कैमरों की फुटेज दोबारा खंगाली जाने लगी। फुटेज को बार बार देखने पर पता चला कि वह शख्स अकेला नहीं था, बल्कि कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति खड़ा था, जो लगातार फोन पर बात कर रहा था, जैसे किसी को हर पल की जानकारी दे रहा हो। यह साफ संकेत था कि पूरी घटना किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी। रूही को अब यकीन हो गया कि नाहर को बहुत सोच समझकर फंसाया गया है और असली गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उधर जेल में नाहर भी अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि पिछले कुछ दिनों से उसके बिजनेस से जुड़े कागजों में गड़बड़ी हो रही थी और किसी अनजान नंबर से उसे धमकी भरे मैसेज भी मिले थे। उसने यह बात रूही को बताई
तो रूही ने तय कर लिया कि वह नाहर के बिजनेस वाले एंगल की भी जांच करेगी। जब उसने ऑफिस के पुराने स्टाफ से बात की तो पता चला कि हाल ही में एक नया क्लाइंट आया था जिसने बहुत कम समय में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर अचानक गायब हो गया। यह बात अब शक को और गहरा कर रही थी। इसी बीच अस्पताल के वार्ड बॉय ने हिम्मत करके एक और राज खोला। उसने बताया कि आग लगने से कुछ मिनट पहले शीतल के कमरे से किसी के तेज आवाज में बहस करने की आवाज आई थी, लेकिन अफरा तफरी में वह पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। इस खुलासे ने कहानी को नया मोड़ दे दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि शीतल आग लगने से पहले जिंदा थी और किसी से मिली भी थी। अब सवाल यह था कि वह आखिरी व्यक्ति कौन था जो उससे मिला था। रूही ने जब यह सारी बातें जोड़कर देखीं, तो उसे महसूस हुआ कि कोई ऐसा इंसान है जो हर घटना से पहले मौजूद रहता है, लेकिन बाद में खुद को पूरी तरह अलग कर लेता है। उसे धीरे धीरे स्पर्श के व्यवहार पर भी शक होने लगा, क्योंकि हर बार वह सही समय पर सही बात कहकर खुद को बचा लेता था। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए रूही ने बिना कुछ कहे चुपचाप उसके फोन रिकॉर्ड्स और मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उधर पिंकू के घर में हो रही अजीब घटनाएं भी अब एक नए सच की तरफ इशारा करने लगी थीं। एक रात पिंकू को पलक की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उसने कुछ नाम लिखे थे और एक जगह आग शब्द को बार बार घेरा हुआ था। यह देखकर सब चौंक गए, क्योंकि वही पैटर्न शीतल के केस में भी सामने आया था। अब साफ लगने लगा था कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी ने बहुत पहले से यह खेल शुरू कर दिया था। पुलिस को भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा सुराग मिला। उसके हाथ पर एक खास तरह का टैटू था जो फुटेज में हल्का सा दिखाई दे रहा था। शहर में ऐसे टैटू वाले लोगों की लिस्ट बननी शुरू हुई और जांच तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे सच्चाई करीब आ रही थी, वैसे वैसे असली गुनहगार की बेचैनी भी बढ़ रही थी। रूही को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि अब उसके लिए यह सिर्फ नाहर को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन सभी साजिशों का पर्दाफाश करने की जिद बन चुकी थी। जेल में नाहर और रूही की मुलाकातें अब उम्मीद से भरी होने लगी थीं। नाहर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वही उसकी ताकत है। रूही ने भी मुस्कुराकर वादा किया कि वह सच को सामने लाकर ही दम लेगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर नया सुराग किसी बड़े खुलासे की तरफ इशारा कर रहा था। आने वाले समय में यह साफ होने वाला था कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। शीतल और पलक के साथ असल में क्या हुआ था, और क्या नाहर सच में आजाद होकर अपने परिवार के पास लौट पाएगा, या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा। जान जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर कड़ी किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी। टैटू वाले संदिग्ध की तलाश में लगी पुलिस को पता चला कि ऐसा निशान शहर में बहुत कम लोगों के पास है, और उनमें से एक नाम ऐसा था जो सुनते ही इंस्पेक्टर भी चौंक गया, क्योंकि उसका सीधा संबंध नाहर के पुराने बिजनेस प्रतिद्वंद्वियों से था। इस जानकारी ने केस को बिल्कुल नई दिशा दे दी। दूसरी तरफ रूही ने भी स्पर्श पर अपनी नजरें टिकाए रखीं। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि स्पर्श हर बार सही समय पर सही जगह मौजूद रहता है, लेकिन खुद को इस तरह पेश करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने चुपचाप उसके फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। अस्पताल की नई फुटेज में साफ दिखाई दिया कि आग लगने से कुछ देर पहले शीतल के कमरे की लाइट अचानक बंद हुई और कुछ सेकंड बाद फिर जल गई। इसका मतलब था कि अंदर कोई मौजूद था जिसने जानबूझकर कैमरों से बचने की कोशिश की। जब इस टाइमिंग को नाहर को आए फोन से मिलाया गया तो पता चला कि उसे ठीक उसी वक्त अस्पताल बुलाया गया था, ताकि वह वहां पहुंचते ही शक के घेरे में आ जाए।
अब यह साफ हो चुका था कि नाहर को फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया गया था। उधर पिंकू को पलक की डायरी में एक और सुराग मिला, एक अधूरा नंबर, और उसके आगे लिखा था, सच्चाई आग में छिपी है। जब रूही ने वह नंबर देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वही सीरीज उस फर्जी नंबर से मिलती जुलती थी जिससे नाहर को कॉल आया था। अब दोनों मामलों का कनेक्शन लगभग साबित हो चुका था। इसका मतलब था कि पलक को पहले ही इस साजिश की भनक लग गई थी, और शायद इसी वजह से वह गायब हुई या उसे रास्ते से हटा दिया गया। रूही ने यह सारी जानकारी इंस्पेक्टर को दी तो पहली बार उसने भी खुलकर माना कि नाहर के खिलाफ सबूत बनाए गए हैं, अब असली नहीं है। उसने भरोसा दिलाया कि अगर संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया तो नाहर को तुरंत रिहा किया जा सकता है। यह सुनकर रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसकी लड़ाई सही दिशा में जा रही है। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब रूही को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, अस्पताल की, शीतल की और नाहर की। लेकिन इन तस्वीरों का एंगल ऐसा था जैसे कोई लंबे समय से उन पर नजर रख रहा हो। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, सच के बहुत करीब मत जाओ वरना अगली आग तुम्हारे लिए होगी। यह साफ चेतावनी थी कि मास्टरमाइंड अब डरने लगा है और रूही को रोकना चाहता है। धमकी के बावजूद रूही पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वह खुलकर इस खेल का सामना करेगी। उधर जेल में नाहर को जब यह सब पता चला तो वह बेचैन हो उठा, लेकिन रूही ने उसे समझाया कि